नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो परिणाम से पहले ही रुझान आने शुरू हो गए हैं और ये रुझान एकदम पक्के वाले रुझान हैं, क्योंकि ये रुझान कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री के मुख से आ रहे हैं, उनके मुंह से आ रहे हैं। जब पहला फेज खत्म हुआ तब उनके बिगड़े हुए बोल आपके सामने थे, दूसरा फेज खत्म हुआ तो उससे ज्यादा बोल उनके बिगड़ गए और तीसरे फेज के खत्म होते होते तो लग रहा है मोदी जी अपना आपा ही खोते हुए नजर आ रहे हैं। अपने मित्रों को उन्होंने पहचानना बंद कर दिया है। जब अपने मित्रों की बात कर रहे हैं तो लग रहा है अपने मित्रों की नहीं बल्कि दुश्मनों की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवाना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 10 साल में अडानी अंबानी का नाम लिया है। और वो कैसे लिया है, किस तरह लिया है और वो क्यों ऐसा लग रहा है कि परिणाम से पहले नरेंद्र मोदी के जो बोल हैं वो पक्के रुझान है, जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि हार सामने देख बौखलाहट, घबराहट, माथे पर पसीना, ये सब कुछ आ गया है। इसलिए वो सब कुछ कह रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद बाजी पलट जाए और एक बार फिर से बाजी उनके हक में हो जाए। इसीलिए 10 साल में पहली बार उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया है। सुनिए पहले आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हां, यकीन कर लीजिए आप, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं। ये कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर के काला धन जो है वो अडानी अंबानी क्या कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि काले धन पर रोक लगाने के लिए ये नोटबंदी की गई है। भ्रष्टाचार की बात वो लगातार करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी नोट भर भर के टेम्पो में पहुंचा रहे हैं, बोरे भर भर कर पहुंचा रहे हैं, तो ये पूछा जाना चाहिए कि फिर ईडी क्या कर रही है। वही ईडी जो हेमंत सोरेन के घर पर पहुंच जाती है, वही ईडी जो केजरीवाल के घर पहुंच जाती है, वही ईडी जो तमाम विपक्ष के नेताओं के घर पहुंच जाती है। आखिर इतने सालों में अभी तक ईडी अंबानी और अडानी के घर पर क्यों नहीं पहुंची है। दूसरी बात, उन्होंने शुरुआत की कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ है मैं ये देख रहा हूं कि अडानी अंबानी का जाप करने वाले राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, बहुत पुरानी बात तो नहीं कर लेते हैं, कल की ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी झारखंड में मौजूद थे। मैं आपको सुनवा देती हूं कि राहुल गांधी ने कल भी कैसे अडानी और अंबानी का नाम लिया है और अब तक वो 100 बार से ज्यादा, लगभग 103 बार वो अडानी और अंबानी का नाम अपने चुनावी सभाओं से ले चुके हैं। और शायद ही कोई सभा ऐसी होती हो राहुल गांधी की जिसमें वो अडानी अंबानी का नाम ना लेते हो। और आपको पता है इसी वजह से कि वो पोस्टर उन्होंने पार्लियामेंट में दिखाए थे, उनकी सांसदी तक चली गई थी। सुनिए आप, ये झारखंड का बयान है और ये कल का बयान है। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आपने सुन लिया कि राहुल गांधी तो शायद ही अपनी कोई सभा ऐसी होती हो जब अडानी अंबानी का नाम ना लेते हो या फिर उन कॉर्पोरेट हाउसेस का नाम ना लेते हो जो उनका इल्जाम है कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हम दो, हमारे दो, ये लगातार वो कहते रहे। हम दो यानी कि प्रधानमंत्री की बात और अमित शाह की बात, हमारे दो यानी अडानी अंबानी लगातार कहते रहे कि दो लोगों की सरकार है। ऐसी कोई सभा नहीं होती जब राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम ना लेते हो
और लगातार वो इसी तरह से उनको आड़े हाथों ना लेते हो। अब इसको लेकर कांग्रेस ने एक तरह का अपना एक कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। तो ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि वक्त बदल रहा है तो दोस्त दोस्त नहीं रहा है। वही कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, एक के बाद एक कई कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट हुए हैं, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी अंबानी बोरे में भर भर कर काला धन देते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर दिया है। ये आप देखिए कांग्रेस की तरफ से। अगला एक और ट्वीट किया है, सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से आखिर रिश्ता क्या है? और आपको याद है पार्लियामेंट में जो पोस्टर लेकर राहुल गांधी आए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो पोस्टर देखिए, वो पोस्टर उनके हाथ में है और इसको ट्वीट किया गया है। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी से लेकर और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है या फिर उनके बयान सामने आए हैं। जब प्रियंका गांधी रायबरेली में एक रैली को संबोधित कर रही थी, आपको पता है कि फिलहाल वो अमेठी और रायबरेली में है, उन्होंने दोनों ही इन लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनकी कमान अपने हाथ में ले ली है। सुनिए प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते, अब क्या कोई डील हो गई है अडानी अंबानी से, और जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शहंशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है। जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। सर हम आखिरी सवाल। तो अभी आपने यहाँ पर सुना प्रियंका गांधी को कि घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। आजकल बहुत सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है कि जब से पूरा चुनावी प्रचार ये शुरू हुआ है, चरम पर आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है, तब से प्रधानमंत्री लग रहा है कि एक तरह से बहकी बहकी बातें ही नहीं कर रहे, बल्कि अब तो लग रहा है कि आपक होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी यही इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि मांस, मछली, मटन, मुसलमान, मंदिर, गोदरा, ये सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया। रो भी पड़े वो, जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने की थी कि अब ऐसा ना हो कि वो रो पड़े आने वाले दिनों में। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री रो जाएंगे, तो वो एक निजी इंटरव्यू में रो ही पड़े। सारे मीडिया हाउसेस को उन्होंने वो स्टेज्ड इंटरव्यूज अपने दिए हुए हैं, जहां पर वो सवाल पहले से होते हैं, जवाब तय होते हैं, सब कुछ तय होता है, और वहां सिर्फ अपनी वो मन की बात, एक तरफा बात कह के वो आ जाते हैं। 10 सालों में उन्होंने यही किया है, सिर्फ मोनोलॉग किया है, डायलॉग तो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। और ये डायलॉग नहीं करना, मोनोलॉग करना, ये प्रधानमंत्री पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए आप ये देखिए, कह रहे हैं कि 400 इसलिए दिलवा दीजिए ताकि 370 फिर से वापस ना आ जाए, मंदिर पर बाबरी ताला ना लग जाए। मटन की बात करते, मुसलमानों की बात करते, इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को 70 साल में कुछ दिया नहीं। अपनी रैलियों में कहते हैं कि सब कुछ मुसलमानों को, कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया, और फिर से आ गए तो आपकी भैंस भी खोल कर ले जाएंगे। तो ये स्तर आ गया है हमारे प्रधानमंत्री के भाषणों का, इस स्तर पर वो उतर आए हैं, और देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई कि अब अडानी अंबानी को ये कह रहे हैं कि उनके पास काला धन है, और वो काला धन वो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। और अब इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के धन जो है पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगर काला धन उनके पास था तो फिर पूरी की पूरी सरकार
क्या कर रही थी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पवन खेड़ा की एक छोटी सी बाइट है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगी। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। तो पूरी तरीके से हमलावर है कांग्रेस, और एक के बाद एक ट्वीट, बाइट, सब कुछ आपके सामने है, और एक तरह का कैंपेन उन्होंने ये शुरू कर दिया है और लगातार तथ्य जो है वो सामने रखे जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं, पत्रकारिता का उनका लंबा चौड़ा अनुभव है और एक्स पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो दैनिक भास्कर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार मेरे कार्यक्रमों में आप उनको देखते रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आखिर 10 साल में अडानी अंबानी का नाम प्रधानमंत्री के जबान पर आ ही गया, लेकिन कैसे आया है और किस तरह से आया है? कांग्रेस कह रही है दोस्त दोस्त ना रहा, तीसरा चरण आते आते आप तो बिल्कुल उनसे इस तरह की बातें करने लगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बुशरा जी, ये 10 साल में पहली बार नाम नहीं आया है, 20 साल में पहली बार आया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक वो रहते उनके साथ थे, तमाम इवेंट्स के अंदर दिखते थे। आपको ध्यान होगा वाइब्रेटिंग गुजरात और तमाम जहां भी कवर किए कई बार 2004-5 में, तो वो उनके साथ दिखते थे बार बार, उनके जहाज में भी दिखते थे और भी थे। उनका नाम लेने से गुरेज करते थे मंच पे। आज उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से उनका नाम लिया है बुशरा जी, इसके 2 महीने हैं। इसको इतना साधारण नहीं है जितना सारे लोग मान रहे हैं, इसके 2 अर्थ हैं, इसको देखने के 2 नजरिए हैं बुशरा जी। पहला नजरिया तो यह है कि ज्यादातर लोग जो मान रहे हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं कुछ हद तक, जो उनका ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बात कह करके ही हैज वॉक्ड इनटू द अपोजिशन ट्रैप, विपक्ष के ट्रैप में फंस गए हैं वो, और कहीं ना कहीं ही हैज लॉस्ट द प्लॉट ऑफ दिस इलेक्शन आफ्टर, पर्टिकुलरली आफ्टर 3rd फेज, तीसरे चरण के चुनाव के बाद। जिस तरीके का पूरा माहौल, जो फीडबैक, जो आईबी की रिपोर्ट्स और तमाम वोटिंग परसेंटेज, जितने भी आप फैक्टर्स लगा सकती है, एक नजरिया इसका ये, हम दोनों ही नजरियों पे बात करेंगे और फैसला आपके दर्शक करेंगे, सुबुद्धि दर्शक, वो इनमें से किस उस पे मानते हैं नजरिए पे। देखिए बुशरा जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने देश के 2 टॉप उद्योगपतियों पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगाए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हर शब्द कहूंगा, क्योंकि मुझे मानहानि का भी आइडिया है और लीगल कंसिक्वेंसेस का भी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, कोट एंड कोट, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अडानी और अंबानी से बोरों में भर के टेम्पो में काला धन, नोट कीजिएगा, अंडरलाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। प्रधानमंत्री जी वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो ये कहते थे कि नोटबंदी के बाद काला धन इस देश में खत्म हो गया। अगर काला धन खत्म हो गया तो इन दोनों उद्योगपतियों के पास, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी का नाम निरंतर जुड़ता रहा है, हमारे 2 के रूप में भी और तमाम उसमें भी, उनके पास इतने पैसे, काला धन कहां से आया? अगर नोटबंदी के बाद खत्म हो गया था वो, और अगर इनके पास काला धन था और प्रधानमंत्री जी को इस बात का पता है, तो सीबीआई, ईडी क्या कर रही है? उन्होंने अब तक इनके यहां रेड क्यों नहीं की? दूसरी बात, पीएमएलए में कौन कौन बंद है? हर चीज हम आपके दर्शकों पे छोड़ देंगे। आप
पीएमएलए में तिहाड़ जेल में बंद है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर पीएमएलए के आरोप है, जिनके घर से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, अभी तक कोई मनी ट्रेल सामने नहीं आई। सेम इज द केस विद हेमंत सोरेन, वैसा ही केस मनीष सिसोदिया के साथ है। उन सब के यहां रेड हुई और ऐसे नाना प्रकार के तमाम नाम हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, जिनको जेल में जाना पड़ा। चिदम्बरम तक भी है उसमें, पी चिदम्बरम जो पूर्व देश के गृह मंत्री भी, और दुनिया भर के नाम हम करेंगे तो सारा शो ही खत्म हो जाएगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी को खुद ये पता है कि अंबानी और अडानी के पास बोरों में भर के टेम्पो में जाने लायक नोटों की संख्या है जो काला धन है, तो प्रधानमंत्री ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सीबीआई ईडी क्या कर रही है, या सीबीआई ईडी उनकी मान नहीं रही है? प्रधानमंत्री कार्रवाई चाहते हैं और वो मान नहीं रहे। एक दूसरा, बुशरा जी सीक्वेंस वाइज आएंगे हम, क्या क्या इसके फॉलोआउट्स क्या क्या है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने आज ये बात कह करके हमारे देश में जो पॉलिटिकल फंडिंग की जो पूरी की पूरी जितनी भी आप फॉल्ट लाइन्स है उनको एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। और आज जब वो ये बात कह रहे थे, वो ये भूल गए कि उनकी पार्टी विश्व की सबसे धनी पार्टी है। और वो धनी पार्टी कैसे है? आप लगातार उनका देख लीजिए, पूरे देश के अंदर अरबों रुपए के दफ्तर बन गए उनके, और वो इमीडिएटली नोटबंदी के बाद बनने शुरू हुए, अगर आपको ध्यान हो तो, अरबों रुपए के। और इस पे तमाम न्यूज पोर्टल्स ने तमाम सारी खबरें की है। 8200 करोड़ तो केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए हैं, उसके अलावा तमाम प्रकार का चंदा, क्विड प्रो को और दुनिया भर की चीजें। तो प्रधानमंत्री ने यह कह करके वो फॉल्ट लाइन एक्सपोज की है। एक पक्ष इसको देखने का यह है। इसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको बहुत सारे लोग कंप्लीटली मिस कर रहे हैं, और वो बताना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए, ताकि वो फैसला कर पाए। ऐसा तो नहीं है बुशरा जी कि प्रधानमंत्री ने, चूंकि उनके ऊपर सारे आरोप चिपक रहे हैं लगातार, क्या क्या आरोप चिपक रहे हैं? सूट बूट की सरकार, हम दो हमारे दो, और कॉलोनीज को आगे लगातार बढ़ाना, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करना, 8200 करोड़ रुपए लेके 4 लाख करोड़ के टेंडर देना, ठेके देना, वो सारे आरोप चिपक रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहीं ये कह करके अपना खुद का पल्ला तो झाड़ने की कोशिश नहीं की है। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए उनको इतना दबाव पड़ा चारों तरफ से, अपोजिशन का जो नैरेटिव है, कि उनको अपने आप को क्लियर करने के लिए इन दोनों का नाम लेकर के इस तरह की बात कहनी पड़ी। हालांकि वो ये भूल गए कि इसके फॉलोआउट्स बहुत गंभीर है, न केवल पॉलिटिकल बल्कि इकोनॉमिक। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री आए हैं, सारे के सारे जो चीजें दी गई हैं, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, जो कुछ भी है, वो कुछ ही लोगों को तो गया है, 2 लोगों को तो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैज ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम ऑल दिस। उसके बाद साफ दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन अब सवाल यह है कि जनता इसको मानेगी या नहीं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया, क्या जनता इसको बाय करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि चौथे फेज में आप जा चुके हैं चुनाव के। अब जब आप बॉन्ड्स का पैसा 8200 करोड़ आपने लिया, तो मोदी ने किसी को बताया कि वो कौन सा धन था? वो काला धन था या सफेद धन था, या वो उसके तहत जो क्या बोलते हैं मनी राउटिंग जो विदेशों के जरिए होती है उससे आया पैसा था, या वो आपके नाम से मेरी कंपनी के जरिए किया गया खेल था? प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना जांच कराने की कोशिश की। एक काम जरूर हुआ कि जो हमारे साथी पत्रकारों ने जो रिसर्च की, उसमें एक बात जरूर सामने आई कि 4 लाख करोड़ के टेंडर लगातार उन पार्टियों को क्विड प्रो क्वो के तौर पे दिए गए। ये भी एक सच है। अब आप बात करिए कि जो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उसके आगे मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहीं आज ये बात कह करके, इसका एक बहुत दूसरा मायना भी है, उन्होंने देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्टों को तो एक मैसेज नहीं दिया है, एक चेतावनी तो नहीं दी है कि जो लोग चुपचाप अपोजिशन को पैसा दे रहे हैं, मुझे उनका सबका पता है। और उन्होंने शुरुआत टॉप 2 नामों से की जो उनके विशेष क्रॉनीज कहे जाते हैं। आप इस पहलू को मत भूलिए। उन्होंने अडानी और अंबानी का स्पेसिफिकली नाम लेकर के बाकियों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की है। इसका एक मतलब यह भी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अंदर से देखिए हिले हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपने सबसे करीबी लोगों का उन्होंने नाम लिया, और जिस तरीके से इन दोनों का नाम लेकर के चेतावनी देने की कोशिश की है, क्या बाकी उद्योगपति इसको बाय करेंगे? क्योंकि 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, किसानों को, गरीबों को 1 रुपए का आर्थिक मदद ना देने की बात कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री इससे रेटल्ड है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कभी हिंदू मुस्लिम जैसा आपने वो तमाम नैरेटिव्स बताए, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है बुशरा जी। प्रधानमंत्री जी का कोई भी विदेश दौरा, जो उनके साथ डेलीगेशंस जाते हैं, उसमें कोई पत्रकार तो जाता नहीं है, एनआई को छोड़ के। उसमें कौन जाते हैं? उसका इंटीग्रल पार्ट है अंबानी और अडानी, हर दौरे में। और उसकी क्या क्या चीजें सामने आई है ये मत भूलिए आप।
उनको हर बार विदेश लेके जाते हैं। श्रीलंका की पोर्ट हो, बांग्लादेश का पावर प्रोजेक्ट हो, ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस हो, फ्रांस की राफेल डील हो, उन सब में बार बार ऑन रिकॉर्ड ही आया है उन सरकारों की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी का दबाव था, इसलिए हमने एक्स को या वाई को ये सब दिया, जो टेंडर था या प्रोजेक्ट था, जो भी था। तो जब प्रधानमंत्री उनको खुद साथ लेकर जाते थे, तो आज किस मुंह से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उनके पास काला धन है? तो काले धन के पोषक तो खुद प्रधानमंत्री भी हुए ना। तो ये एक एम्बिग्विटी उन्होंने खड़ी कर दी है। मैंने इसलिए सारी की सारा नैरेटिव आपके दर्शकों के वैल्यू जजमेंट के लिए खोला है कि वो इसको किस रूप में लेते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं और आप तो केवल हमारा काम है चीजों को खोलना, बाकी तो दर्शक है। हेमंत जी, इसी से जुड़ा सवाल जी, इसी से जुड़ा सवाल, अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि बोरा भर भर के, टेम्पो भर भर के काला धन जो है वो कांग्रेस को दिया जा रहा है, और क्यों नहीं कांग्रेस क्यों नाम ले रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद ही बोल दिया कि भाई 3 अप्रैल से लेकर अब तक 103 बार उन्होंने नाम लिया है, और उसके बाद अडानी का और अंबानी का उन्होंने बता दिया कि कितनी बार नाम लिया गया है। कल ही झारखंड में राहुल गांधी ने नाम लिया था। तो ये तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है जो खुल गया। सबको पता है कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। खुद अपनी ही पोल प्रधानमंत्री खोलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा में कहा था कि आपने क्या मेरी कभी कोई तस्वीर अंबानी या अडानी के साथ देखी है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री की दर्जनों तस्वीरें अडानी और अंबानी के साथ देखी होंगी, और कैसे उनको पोर्ट से लेकर और तमाम तरह के फायदे पहुंचाए गए वो सबके सामने है। कैसे उनके प्राइवेट फंक्शंस में जाते हैं प्रधानमंत्री, ये भी सबके सामने है। तो अपनी ही पोल खुद खोल रहे हैं। आखिर इतनी घबराहट किस बात की है? ये क्या इसको ऐसे देखा जाए कि जैसे जैसे फेज गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना एक तरह से आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्या कह दें कि अगले फेज में कोई जादू हो जाए और जनता घरों से बाहर निकलकर मोदी के पक्ष में वोट कर दे। निश्चित तौर पे ऐसा ही है बुशरा जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब तक 2 चुनाव जीते हैं लोकसभा के, और वो दोनों चुनाव किस उसमें जीते हैं, उस हल्की सी बैकग्राउंड में आप जाइए। 2014 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ जितनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो अच्छे दिनों का नारा उछाला, किसानों की आय दोगुनी, हर घर को पक्की छत, सबका सब कुछ कर दूंगा, जो नहीं मांग रहे वो भी कर दूंगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल, महंगाई का सिलेंडर, सारी चीजें उन्होंने जो नहीं मांगा, ओआरओपी, सैनिकों का ये, जन कल्याण, ये सब राष्ट्रवाद, सारा तड़का लगा करके पहला चुनाव उन्होंने जीता। लेकिन वो क्या चुनाव था? वो कंप्लीटली इन्हीं साथियों की, जो अंबानी और अडानी जो इनके इंटीग्रल पार्ट है, उनकी मार्केटिंग, उनकी लॉन्चिंग और टीवी पे उस स्पेस का परिणाम था जो प्रधानमंत्री 2014 में बहुमत से सरकार में लंबे समय बाद। 19 में पुलवामा प्लस राष्ट्रवाद प्लस बालाकोट, कोई सवाल नहीं, केवल लफाजी। जो किया गया कि बालाकोट में इतने मार दिए, पुलवामा में ये कर दिया। हकीकत ये है कि पुलवामा में आज तक वो आरडीएक्स कहां से आया था, इसकी जांच नहीं हुई। किसके लैप्सेस थे? सतपाल मलिक भी कहते हैं, हमने भी तमाम खबरें की थी उस समय भास्कर में, कि कौन जिम्मेदार था। आज तक उसकी कोई जांच का रिजल्ट सामने नहीं आया। हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, ये हकीकत है। इन दोनों बेसिस पे चलकर आए थे। इस बार प्रधानमंत्री का नैरेटिव क्या होना चाहिए? तीसरी बार जब आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका एक साधारण नैरेटिव जो किसी भी डेमोक्रेसी में होता है कि 10 साल का मेरा नेट रिजल्ट ये रहा है, ये डिलीवर किया मैंने, ये मेरी पॉलिसी थी, और अगले 5 साल के अंदर मैं ये डिलीवर करूंगा। यही तो होता है लोकतंत्र के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक किसी भाषण में अगले 5 साल का जिक्र किया है बुशरा जी? वो 2047 से नीचे तो बात ही नहीं करते। 2047 में अभी 23 साल है। 23 साल बाद तो मुझे और आपको नहीं पता हम कहां होंगे। जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो किस चीज की उम्मीद करें? यह है प्रधानमंत्री की डेस्परेशन का कारण कि उनके पास ना पिछला दिखाने को है, ना आगे बताने को है कि मैं अगले 5 साल में क्या करने जा रहा हूं। तो उनके पास क्या है? विश्वगुरु, डंकापति, लफाजी, देश मजबूत हो गया, दुनिया के अंदर ये हो गया, मैंने क्या किया, इसका कोई चक्कर नहीं है। उनकी स्लेट एक्चुअल में खाली है। इसके कारण से उनको कभी तो मटन, कभी मुसलमान, कभी ताला, कभी कुछ, जो भाषा प्रधानमंत्री यूज करे, आप फेस वाइज देखिए। पहले फेस के बाद इमीडिएटली कितना ब्रेजनली उन्होंने मुसलमानों का करके राजस्थान में जो कहा। अगर दुनिया का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको एमसीसी कहते हैं, हम आचार संहिता, उसको मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि नहीं प्रधानमंत्री ने? अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो यूज की है, आप छोड़िए प्रचार बंद करने पे, प्रतिबंध लगाने पे, मैंने चुनाव आयोग बड़े लंबे समय तक कवर किया, आपको पता है। वो भाषण प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने के अयोग्य करवा सकता है। दो समुदायों के बीच में, जो देश के प्रमुख समुदाय,
उसमें हिंदू मुस्लिम जो प्रधानमंत्री ने किया, और चुनाव आयोग उस पर कुंडली मार के बैठा। तो मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? वहां से वो शुरू हुए। सेकंड फेज के बाद उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में जो बातें कही, भाग गई, चुनाव नहीं लड़ने पाएगी, बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं कहना भी नहीं चाहता। फिर मंदिर का ले आए। अब यह है कि मंदिर के ऊपर ताला लगा देंगे। क्या ये चुनाव की तकरीर होती है क्या? इसको तो साधारण भाषा में अनपढ़ लोग भी बात नहीं करते, और देश का प्रधानमंत्री ये नैरेटिव तय कर रहा है। और उसके बाद रईसई कसर जो थी वो डेस्परेशन में उन्होंने आज पूरी कर दी। ये कहना कि देश के दो टॉप उद्योगपतियों का पास काला धन है, ये किस बात की स्वीकारोक्ति है? ये मोदी की खुद की नाकामी की है, मिली भगत की स्वीकारोक्ति है। वरना या उनकी नाकामी यह है कि एजेंसियां उनकी बात नहीं मानती, या मिली भगत इसलिए है कि वो करते रहे और प्रधानमंत्री ने कुछ उनको रोका नहीं। इसके अलावा कुछ है क्या? आम जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है, और देश की जनता देख रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री रेटल्ड है। वरना तो वो जो भी मर्जी आए करते रहते। आज इस देश में 21 उद्योगपतियों के पास उतना पैसा है बुशरा जी, जो देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। ये जो चीज है ये किसने क्रिएट की? पहले भी थी, लेकिन जो वॉल्यूम अब बना है, जिस प्रोपोर्शन में उद्योगपतियों का, जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे तब अंबानी की नेटवर्थ क्या थी, और आज अब अडानी की नेटवर्थ क्या है? तब की क्या थी, राज की कब थी? और क्या किसी गरीब आदमी का, मुझे बता दीजिए, देश में किस किसान की आय दुगनी होगी? कितने जमींदारों के कितने उनको भूमिहीनों को घर मिल गए, छत पक्की मिल गई, या जो पीएम ने कहा था। तो पीएम के पास कुछ है नहीं, तो इसलिए वो आए बाएं साए जो मर्जी आए बोलते जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जनता बिटवीन द लाइंस पढ़ रही है कि जिनको अब तक लिए घूम रहे थे कंधे पर, उन्हीं को उतार के आज बाहर फेंक दिया है। ये चेतावनी भी है उनके लिए, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखाने की भी जरूरत है कि भाई कल को अगर मैं आ गया तो इलाज भी कर दूंगा औरों का। वो एक चेतावनी भी है उस तरीके से। वो नाम उनका ले रहे हैं, निगाहें उनकी उन पर है, और निशाना कहीं और है कि कोई भी, देखिए कांग्रेस पार्टी का पूरा खाते वो सील कर चुके हैं। इस पर आपने तमाम बार बात की। चुनाव से एन पहले खाते सील किए, और अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अंबानी अडानी बोरे और टेम्पो भर के पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब समझिए क्या है, मतलब समझिए इसका बिटवीन द लाइंस। और वही मतलब है जो प्रधानमंत्री की डेस्परेशन दिखाता है। ये है कुल मिला के बुशरा की बात। बिल्कुल, और डेस्परेशन ऐसे दिखा रहा है कि वो छुपा भी नहीं पा रहे हैं आप उसको। वो इतने डेस्परेट हैं कि अपने हर बयान के बाद एक बयान देते हैं, फिर लगता है कि इतना डेस्परेशन, आखिर इस स्तर पर क्यों आ गए हमारे प्रधानमंत्री, फिर दूसरा बयान देते हैं तो लगता है अब इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, और फिर तीसरे चौथे बयान में लगता है कि अब तो कोई स्तर ही नहीं रहा है, और अब मुझे डर लग रहा है, अभी तो सिर्फ 3 ही चरण गुजरे हैं, चौथी चरण में हम एंटर हुए हैं, 4 चरण बाकी है 1 जून तक। ना जाने प्रधानमंत्री और क्या क्या कह दें। आप क्रिकेट टीम से लेकर के उसमें किसका चयन होगा, कौन किसके धर्म का होगा, इससे लेकर तमाम ऐसी बातें जो एक प्रधानमंत्री को कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देती, वो तो खैर हमने 10 सालों में कभी देखा ही नहीं। वो सिर्फ एक पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पर ही हमें पूरे 10 सालों में नजर आए। देश के प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने कौन सी बात कही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात वो ये देखने की है कि एक शख्स जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसको न जाने कितने करोड़, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए गए उसे पप्पू बनाने में। उसे पप्पू तो नहीं बना पाए, लेकिन वो देश का सबसे बड़ा नेता जरूर बन गया है। मोदी के सामने अगर डटकर कोई खड़ा है और मोदी की, बीजेपी की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी राजनीति, पूरा इलेक्शन कैंपेन किसी एक शख्स के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है तो वो है राहुल गांधी। और देखिए उनकी ही कही गई बातें, उन्हीं को सेंटर में रखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। इससे आप ये समझिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जिनके पास धन, बल, एजेंसीज, सबसे रिचेस्ट पार्टी, आरएसएस जैसा संगठन, सब कुछ मौजूद है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिनके अकाउंट तक सील हैं, जिनके नेताओं को जेल में डाला जाता है, जिनको हर तरीके से परेशान किया जाता है, जिनकी सांसदी छीन ली जाती है, उनको लड़के अपनी सांसदी वापस लेनी पड़ती है। उसके बाद भी आप ये देखें कि वो इंसान नैरेटिव सेट कर रहा है जिसको पप्पू बनाने की कोशिश थी, और प्रधानमंत्री उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हेमंत जी, इसको कैसे देखते हैं आप? एक शख्स जिसको आपने पप्पू बनाने की पूरी कोशिश की, आज वो सबसे बड़ा नेता बनके, सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। बिल्कुल सही बुशरा जी, मैं 100% आपसे सहमत हूं, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा ब्रॉड टर्म्स के अंदर, जर्नलिस्टिक टर्म्स के अंदर। आप इस साइकी को समझना पड़ेगा। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो जगरनॉट है, उसका फेलियर ऑफ टैक्टिक्स है। और इसको अपने को, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया बहुत सुंदर,
आपने कहा कि पप्पू बनाने चले थे, बहुत सही कहा। जितना पैसा प्रधानमंत्री की छवि बनाने में खर्च किया गया, उसमें ज्यादा नहीं तो आधा पैसा मोदी इसको राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए किया गया। ये तो सच है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा, जो मैसिव एडवर्टाइज करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। टेक्टिक्स का फेल्योर कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं। पहली बात तो इस देश में राजे रजवाड़े हैं नहीं ना। राहुल गांधी के पिताजी कोई राजा थे, प्रधानमंत्री थे, वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड। उनके घर में कोई शहजादा नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो पहली बात तो टेक्निकली और शाब्दिक तौर पे शब्द गलत है कि वो शहजादा कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात पे ही चले कि प्रधानमंत्री कहते हैं शहजादा है, तो शहजादे का अर्थ देखिए आप। शहजादे का अर्थ होता है किंग इन वेटिंग, द पर्सन हु इज इन वेटिंग फॉर द थ्रोन। ये कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री ने स्टैब्लिश किया अपने शब्दों से, मैंने और आपने नहीं किया, पीएम ने कहा। ये टेक्टिक्स का फेलियर बता रहा हूं। पूरे जीवन में क्या राहुल गांधी किंग इन वेटिंग ही रहेंगे या कभी किंग भी बनेंगे? ये तो मोदी जी को बताना चाहिए ना कि वो शहजादा करके उन्होंने उनको पप्पू तो स्टैब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन किंग इन वेटिंग उनको प्रधानमंत्री ने स्टैब्लिश कर दिया। अगली बात, मोदी जी ने जो किया है अब तक, उन्होंने राहुल गांधी की जो हैंडलिंग की है उसको देखिए आप क्या किया है एज ए पॉलिटिशियन। राहुल गांधी को स्टैब्लिश प्रधानमंत्री ने किया एज ए लीडर, ये कहने में मुझे कोई गरज नहीं है। और इसकी सीक्वेंस देखिए आप, बहुत बारीक में, केवल टच करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ केसेस किसने दर्ज कराए? आए बाएं साएं पूरे देश में मानहानि के, पीएम के इशारे पे हुए। आज वहां उनका मैं देख रहा था नॉमिनेशन, उसमें 18 केसेस थे। प्रधानमंत्री लीडर है देश के मुख्य, 18 केसेस मानहानि और ये सब फजूल के केसेस जो थे। उसके बाद एक केस में सजा हुई तो इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया, उनको कोर्ट से अपनी बहाल करानी पड़ी। एसपीजी किसने छीनी? प्रधानमंत्री ने छीनी, उनकी भी छीनी, जबकि उनके परिवार में 2 शहादत हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने जो उनकी हैंडलिंग की कि इससे सब कुछ छीन लो, मकान भी छीन लो, एसपीजी भी छीन लो, सदस्यता भी छीन लो, उससे राहुल गांधी बेचारा बन के आ गए सामने। और उनको जो लड़ना नहीं भी आता था, उनको जो हिंदी भाषा नहीं भी आती थी उतनी फ्लुएंटली, उनको वो सारी आ गई। और उस सारे हमलों से मजबूर होकर के इतना मजबूर कर दिया कि वो व्यक्ति 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए मजबूर हो गया। और जैसे ही वो यात्रा पे निकला, उसका हो गया जनता से इंस्टेंट कनेक्ट। उसको देश की समस्याएं भी समझ में आ गई, ग्रास रूट पे जाकर के इंस्टेंट टच हो गया, मासेस से कनेक्ट हो गया, जो प्रधानमंत्री जी सीवियरली लैक करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आपने इंट्रोडक्शन में कहा मोनोलॉग करते हैं। राहुल गांधी ने लोगों की सुन के दिखाई और डायलॉग करके दिखाया। तो उनको नेता किसने बनाया? उनको नेता मोदी जी ने बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मोदी जी की जो उम्र है वो अब 73 पार कर चुकी है, वो बढ़ रही है। और उम्र किसी भी व्यक्ति की वो बहुत शतायु हो, हम सब की इच्छा है, लेकिन जब 73-75 के पास आदमी जाता है तो व्यक्ति का जो जीवन का सूर्य है उसको हमारे अस्तांचल माना जाता है कि भाई अस्तांचल की तरफ चल दिए हम सब। राहुल गांधी केवल कुछ 50 के दशक में है, 52-54 साल के हैं, 55 साल के हैं, तो उनका सूर्य उदय की तरफ है। और ये मोदी जी भी नहीं समझ पा रहे और ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस ने क्या गलती की थी बुशरा जी, अगर आपको याद हो तो? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी मीडिया और मार्केटिंग ने बाद में बनाया, सबसे पहले उनको नेता बनाया कांग्रेस ने, लगातार उनको हिट करके। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी, अहमद पटेल, जिसका भी आप नाम लीजिए, एवरीबडी यूज्ड टू टारगेट नरेंद्र मोदी। और वो गुजरात जैसे राज्य से उठ करके सीधे देश के राष्ट्रीय पटल पर आ गए। जो गलती कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर के उनको टारगेट कर करके जो गलती की थी, आज समस्त भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से पहले पप्पू बनाने की कोशिश की, अब शहजादा स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और इसका फॉल आउट क्या हुआ कि उनके क्रेडेंशियल्स तो स्टैब्लिश हो गए और मोदी के क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हो गए। ये है पूरी क्रोनोलॉजी। इसको मोदी का जो जगरनॉट है उसको स्वीकार करे ना करे, एज ए जर्नलिस्ट हमने सारी चीजों को बहुत करीब से देखा है, करीब से इन चीजों को जिया है। राहुल गांधी को जब मैं 19 में इंटरव्यू करने गया और उसके बाद के जो इंटरव्यू है उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, और जो कहते हैं ना ऑन हैंड सब कुछ चीजों पे, कोई आप सवाल पूछ लीजिए, किसी विषय पे बात कर लीजिए, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, कि ये आदमी हर इशू को जानता है, इसको समझे। और प्रधानमंत्री की छवि क्या बनी कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वो 2 लाइन नहीं पढ़ सकते। और व्हाइट हाउस के अंदर वो एक सवाल पूछा गया था, पूरी दुनिया में क्या भदपिटी, वो देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। आपका मीडिया उसको कहे ना कहे, लेकिन दुनिया ने तो देखा ना। अभी 4 दिन पहले जो ये जो कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल वाली बात आई है,
यहां के अखबारों ने तो दबा लिया उसको, मीडिया ने दबा लिया। आज आप ऑस्ट्रेलिया के अखबार देखिए, दुनिया के अखबार देखिए, उनके हेडिंग इतने डेफेमेटरी है प्राइम मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने फोटो छुपे हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी की जो टैक्टिक्स थी वो इतनी मिजरेबल हो गई है कि वो अपने ही ट्रैप में फंसते जा रहे हैं? हकीकत है ये। मुझे एक बात बता दीजिए बुशरा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लाखों करोड़ रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन है, अपोजिशन पार्टियों ने जेपीसी की मांग की। क्या प्रधानमंत्री जी ने जेपीसी, पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो गया, एक नहीं दो सेशन बर्बाद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी ने जेपीसी अलाउ की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? और आज प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि उनके पास बोरों में और टेम्पो में काला धन है। उसको फैसिलिटेट किसने किया? उसको संरक्षण किसने दिया? उसको बचाया किसने? प्रधानमंत्री को अब ये भी जवाब देने होंगे ना, अगर वो देने पे ही आ गए। और एक गजब की बात हो, राफेल का विवाद आप देख रही है लगातार। आज से पहले प्रधानमंत्री के मुंह से आपने राफेल सुना था? आज पहली बार उन्होंने राफेल भी कह दिया, इसी धुन के अंदर जो उन्होंने आज बात की। तो देश की जनता इस बात को अब बहुत बारीकी से समझेगी कि जिन सवालों पर वो कुंडली मार के बैठे हुए थे सालों से, आज उनके लबों पर वो क्यों आ गए। यही सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है अब तक के 3 चुनाव चरणों का। परिणाम क्या होंगे वो 4 जून को पता लगेगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी डेस्परेट है, बहुत बुरे तरीके से डेस्परेट है और अंदर से हिले हुए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही कह रही है और उनका सारा सिस्टम, सारे के सारी शब्दावली उसी दिशा में जा रही है। जी, ये बताइए अब आप मुझे, हेमंत जी, रो पड़े हैं, मुसलमान से लेकर राम मंदिर से लेकर गोधरा से लेकर हर चीज आ गई है। अब तो अडानी अंबानी भी आ गए हैं, राफेल की भी बात उन्होंने कर दी है, सब कुछ तो सारे पत्ते उन्होंने खोल दिए हैं अभी अपने सामने पूरी तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि 4 चरणों के लिए उनके पास बचा क्या है आखिर आगे, और क्या क्या हम देखेंगे और कितना गिरता हुआ हम देखेंगे इस चुनाव के स्तर को। आपने देखा होगा कल जब वोटिंग हो रही थी तो प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ देखिए कैसे, वो तो खैर अपने हर चुनावी सभा में लगभग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा वो शहजादे कहते हैं राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को भी कहने लगे हैं, खुद कैसे शहंशाह की तरह चलते हुए जा रहे हैं और वहां पर बाकायदा तौर पर लोग उसका साइन दिखा रहे हैं, झंडे उनके हाथ में है, रैली करते हुए, एक तरह से रोड शो करते हुए वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या कभी जिनको वो शहजादे कहते हैं उनको कभी ऐसा देखा है? वो तो लाइन में लगकर वोट देते हैं। आप मुझे बताइए आगे और कितना गिरता हुआ देख रहे हैं आप चुनाव का ये स्तर, और कहां जा रहा है और किस किस के नाम लेने वाले हैं मोदी जी, क्या और हो सकता है? देखिए, वैसे तो मोदी जी की माया अपरंपार है, उसको तो वही जान सकते हैं। उनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है बुशरा जी, और मैं आप ज्योतिषी नहीं। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव का जो स्तर है वो पहले चरण से लेकर के अब तक निरंतर गिरता आया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और दुर्भाग्य की सबसे बुरी बात है, जो सबसे शर्मनाक बात है, वो है चुनाव आयोग की भूमिका। जिस तरीके से चुनाव आयोग को लोग RIP लिखने लगे हैं, रेस्ट इन पीस इलेक्शन कमीशन, और चुनाव आयोग फिर भी शर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई नोटिस ही नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, नोटिस नड्डा साहब को चला गया। तो देखिए, एक बात है जो सतपाल मलिक कहते थे, मुझे भी अनहोनी की आशंका है। भगवान करे कि इस देश के अंदर ये 4 चरण जो बाकी बचे हैं ये बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटे, लोग मैच्योरिटी का परिचय दें, किसी भी तरह के ये ताला और ये फलाना और ये जो नैरेटिव जो किए जा रहे हैं जातिगत धर्म के और सब, इनमें ना फंसे। देश की जनता परिपक्व है, उनको और मैच्योरिटी के साथ रो पड़े हैं, सारी बातें, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन ऑल इज नॉट ओवर। बहुत सारे उनके तर्कश के बहुत सारे ऐसे तीर हैं जिनका इशारा बहुत बार सतपाल मलिक ने संकेतों में किया है, मुझे और आपको वो नहीं करना चाहिए, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। लेकिन अनहोनी की आशंका जब तक 4 चुनाव नहीं हो जाते, 4 चरण के, निरंतर बनी रहेगी। और इसमें सबसे जरूरी बात है मैच्योरिटी की, कि हम किस तरीके से इस ट्रैप में आने से देश की जनता बचे, मैच्योरिटी का परिचय दे। किसी भी तरीके की ऐसी अफवाहों में, आशंकाओं में, आपने देखा कर्नाटक में किस तरह का वीडियो चलाया गया, और शर्म देखिए आप, मतलब इससे बड़ी कोई जलालत की बात नहीं हो सकती कि कर्नाटक बीजेपी ने वो जो चलाया था ट्विटर के ऊपर, 96 लाख लोगों ने उसको देखा वीडियो को, और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को डायरेक्शन नहीं दी कि इसको हटाया जाए वीडियो को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विटर को चिट्ठी लिखी कि तुम इसको हटाओ। आपने कभी ऐसा असहाय और मैं क्या कहूं अपंग और यूजलेस इलेक्शन कमीशन इस देश की हिस्ट्री में देखा है क्या? ये है वो असलियत जिसकी चिंता हम सबको है। जो आपने कहा ना किस स्तर तक जा सकते हैं, स्तर तो कोई बचा ही नहीं। देश की मैच्योरिटी जब इवॉल्व होनी चाहिए थी, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ देश जाना चाहिए था, नैरेटिव पे चुनाव लड़े जाने चाहिए,
पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे चुनाव लड़े जाने चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए, हम मटन में फंसे हुए, बिल्कुल। हम शहजादों में फंसे हुए। ये हम कहां, वी आर गोइंग टू बी ए रिग्रेसिव सोसाइटी। और मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगर 5 साल का समय और दे दिया देश की जनता ने, फिर क्या होगा? फिर तो अब आप देख रहे हैं ना सारे का सारा नैरेटिव जिससे हम जा रहे हैं कि एक इतने बड़े समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को जितनी बेहयाई से टारगेट किया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, पूरी पार्टी और पूरे सिस्टम के द्वारा, और सारे संवैधानिक संस्थान चुप बैठे हैं। क्या चुनाव आयोग अगर चुप था तो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस नहीं लेनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? उनके इलेक्शन रिंग पे नहीं, मैं कहता हूं उनके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम सब के मन में चिंता पैदा करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है और ये बहुत चिंता का विषय है। और तमाम तरह के इशारे अभी हेमंत जी ने भी दिए, लेकिन उससे पहले तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको पता है सत्यपाल मलिक से सब दे चुके हैं। और एक खतरा लगातार बना रहता है निरंतर। और ये भी कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं को कम आंकने की हिमाकत भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। भले ही हमें तमाम चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। आपको पता है 10 साल में देश ने क्या क्या देखा है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपने कीमती वक्त दिया और तमाम ख्यालात आपने यहाँ पर रखे। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आपको पता ही है कि लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री के बोल बिगड़ रहे हैं, अडानी अंबानी तक वो उतर आए हैं। देखना ये है 4 चरण बचे हैं, अब वो और उनका स्तर कहां तक जाता है और कहां तक उनकी नर्वसनेस, घबराहट जो है वो सामने निकल कर आती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।